नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड में उत्तराखंड का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक थैंक यू नेचर अभियान चलाया जा रहा है। गांव में रोजाना 2 घंटे साफ सफाई की जाती है और कूड़ा इकट्ठा कर सड़क के गड्ढों में भरा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहां के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहां ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी 2 बजे रेवाड़ी, शाम 5 बजे गुरुग्राम और शाम 6:30 बजे सोहना में चुनाव प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद अब सोमवार को दिल्ली में उत्तराखंड के डीजीपी के लिए डीपीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड के डीजीपी के लिए पैनल में 6 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। इसमें कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार के साथ दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद, अमित सिन्हा और वीर मुरुगेशन, संजय गुंज्याल नाम पैनल में है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड आज छठे दिन भी बंद है। स्वाला के पास हाईवे को खोलने के लिए जिलाधिकारी चंपावत ने एनएच के इंजीनियरों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद इंजीनियरों ने तय किया कि 50 मीटर में रैंप तैयार किया जाएगा। बॉर्डर के अहम हाईवे को खोलने के रात दिन काम हो रहा है, लेकिन अभी तक भी लाखों की आबादी को राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि 12 सितंबर के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन 90% मौके पर बंद रही है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जिन जगहों पर रोड डैमेज हुई थी, उन जगहों पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। वहीं ट्रीटमेंट के काम की वजह से हाईवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनएच के अधिकारियों का कहना है कि जल्द सड़क को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जोशीमठ भू धसाव की घटना को लेकर 21 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन निर्माण एजेंसियां अभी भी फाइलों में अटकी पड़ी हैं। नतीजा, जोशीमठ में निर्माण का कार्य ही शुरू नहीं हो पाया है। विभागों की सुस्ती के चलते केंद्र ने जो 1658 करोड़ जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए थे, वो भी रिलीज नहीं हो पाए हैं। जोशीमठ में सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पेयजल आदि विभागों द्वारा काम किए जाने हैं, लेकिन ये विभाग आपदा के 21 महीने बाद भी अभी तक डीपीआर तैयार नहीं कर पाए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि डीपीआर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, जिसके लिए केंद्र से पहली किश्त के रूप में 500 करोड़ के मांग के लिए पत्र भेज दिया गया है। जैसे नदी के तट का विषय है, ड्रेनेज और सीवरेज का विषय है, बिल्डिंग का विषय है, मुआवजा देने का विषय है, इन सब चीजों में जो मुझे जानकारी है तो कुछ विभाग अपने डीपीआर बना चुके हैं और जैसे सिंचाई वाले अपने डीपीआर बना चुके हैं, पीडब्ल्यूडी भी डीपीआर बना रहा है और ऐसी पेयजल भी डीपीआर लगभग उसका मुझे ऐसा लगता है शायद उसका भी डीपीआर बन गया होगा। तो ये सारा प्रोसेस में है। हम डीपीआर हमारी लगभग तैयार होने वाली है। डीपीआर जो ही हमारी बन जाती है, हम वहाँ प्रस्ताव भेजेंगे, उनके द्वारा कहा गया भारत सरकार के द्वारा आप डीपीआर भेजिए, हम तत्काल पैसा स्वीकृत करते हैं।
और जो ही डीपीआर स्वीकृत होकर आएगी हम तत्काल कार्रवाई शुरू कर देंगे और काम आरंभ हो जाएगा धरातल पे। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं, लेकिन अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत अराइवल प्लाजा, अस्पताल, शेषनेत्र झील, बद्रीश झील का काम पूरा हो चुका है। अब केवल रिवर फ्रंट के काम के साथ साथ मंदिर परिसर के आसपास के 75 मीटर एरिया को खाली करना और उसका सौंदर्यीकरण का काम रह गया है। वहीं मास्टर प्लान कार्य की लगातार पीएमओ कार्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है। जी आवश्यकता हो गई थी और ये आवश्यकता लगभग जो हो रही है, मैं समझता हूँ लगभग 50, 60, 70 साल तक ये व्यवस्था सुंदर चलेगी। दुख लग रहा है कि पुरानी बिल्डिंग टूट रही है, लेकिन प्रसन्नता है कि भगवान बद्रीनाथ जी की एक पहचान बनेगी। काफ़ी अप है और पानी का बहाव भी तेज है, तो उसमें हैवी मशीनरी से जो कार्य होने हैं रिवर फ्रंट के, वो करना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तुरंत वहाँ तेज़ी से काम किया जाएगा, क्योंकि पीएम ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग होती है, तो वो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और लगातार उसकी समीक्षा की जाती है। उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने और मूल निवास के मुद्दे पर ऋषिकेश में आज रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग आए हैं। रैली में आए लोगों ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद से ही राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, जिस पर अब प्रभावी कानून बनाए जाने की जरूरत है। रैली में मांग की गई है कि जमीन को लेकर किस तरह से हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में कानून बने हुए हैं, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कानून बनाए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अगले बजट सत्र तक जमीन पर कानून को लेकर कुछ ठोस निर्णय लेने की बात कही है। भू कानून सरकार को मान लेना चाहिए। वैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले किया जब भू कानून आएगा, तो प्रदेश के खुशहाली के लिए भू कानून जरूरी है और हम तन मन धन से भू कानून के पक्ष में हैं। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में अब शिक्षक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे। शिक्षा महानिदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा निदेशालय में धरना देने पर पाबंदी लगा दी गई है। महानिदेशक के इस आदेश के बाद अब शिक्षक संगठन और महानिदेशक आमने सामने आ गए हैं। शिक्षक संगठन प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर इन दिनों आंदोलनरत हैं। वे कई बार महानिदेशालय में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना कर्मचारियों का हक है। मांगों के हल के बजाय इस तरह की पाबंदियां लगाई गई तो महानिदेशालय के गेट पर ही धरना दिया जाएगा। महानिदेशालय का कार्य है वो प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। और जबकि इसमें स्पष्ट निर्देश है कि प्रशासन के द्वारा स्थल चिन्हित किया गया है, सहस्त्रधारा रोड पे जो है एक स्थल चयन किया गया है जहां पे धरना प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें एक आदेश जारी किया गया है कि आगे से कोई भी धरना प्रदर्शन आदि महानिदेशालय कार्यालय में नहीं किया जाएगा और वो जो चिन्हित स्थल है उसी पे किया जाएगा। धरना लगाना तो संगठन का अधिकार है, संगठन को चुना इसलिए जाता है। और मैं समझता हूँ इस तरह व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर इसे समझाया जाए कि हम डर जाएंगे, तो अगर अभी भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अभी तो हमने पीछे लगाए, हम आगे आके जो उसका मुख्य द्वार है वहाँ धरना देंगे। जो कार्रवाई करनी है तब देखेंगे जब कार्रवाई होगी। ऋषिकेश में मुनि की रेती पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। होटल और ढाबों में छलकाए जा रहे जाम के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और देर शाम चेकिंग के दौरान एक ढाबा मालिक को बिना लाइसेंस लोगों को शराब परोसते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली के ग्रामीणों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 11 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी है और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 22 अगस्त को गेवाली में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी अधिकारी क्षेत्र का जायजा लेने नहीं पहुंचा। वहीं डीएम ने कहा है कि अधिकारियों की एक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा किया जाएगा और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी। मांगे हमारी वो स्वीकृत नहीं करती है, उनको उनका निराकरण नहीं करती है, तो हम 11 तारीख से वहाँ पर
मैं वहाँ पर भूख हड़ताल बैठूंगा। टीम बनाई गई है जो कि आने वाले 2 से 3 दिन में वहाँ विजिट करेगी और लोगों की जो भी समस्या है उनको कैसे हम शीघ्र से शीघ्र वेदर ठीक होते ही निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। अल्मोड़ा के वुहान में स्थित IMPCL के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। आयुष मंत्रालय की इस इकलौती कंपनी को सरकार अब बेचने जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1978 में यहां स्थापित किया गया था। 1982 से इस कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो लगातार मुनाफे में रही। ये आयुर्वेद और यूनानी दवा बनाने वाली मिनी रत्न कंपनी है, जहां पर 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों स्थानीय लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार इस कंपनी में विभिन्न जड़ी बूटी आदि सप्लाई करके चलता है। 1978 में इसका स्थापना काल हुआ, 1982 से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। तब से अभी तक हमारी कंपनी IMPCL आयुर्वेद और यूनानी विशुद्ध दवा बनाने में इसको मिनी रत्न भी प्राप्त हुआ है और इससे बहुत सारे जो रोगी लोग थे CCRS इनमें हमारी पूरी सप्लाई जाती है। पिछड़े इलाके में लगाई गई कंपनी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना था, जिसका फायदा भी इन सालों में यहाँ के लोगों को हुआ। लेकिन कर्मचारियों की यदि माने तो इस कंपनी की जमीन ही इस कंपनी के लिए घातक साबित हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि कॉर्बेट से सटी इस 38 एकड़ बेशकीमती जमीन पर उद्योगपतियों की नजर है। हैरानी की बात नहीं है कि कुछ समय बाद ही यहाँ कोई बड़ा होटल दिखाई देने लगे। और आज इसका निजीकरण किया जा रहा है। इससे जो है हमारे क्षेत्र को और हमारे आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचार प्रसार को बहुत धक्का लगेगा और सरकार से ये निवेदन है कि इसका निजीकरण न किया जाए और इसको आयुष मंत्रालय के अधीन ही इसको चलाया जाए। और इसमें हमारा आयुष मंत्रालय भी इस बात से सहमत है कि वो इसको चलाना चाहता है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने का दावा करने वाली सरकार के इस कदम से सभी हैरान हैं। विशुद्ध आयुर्वेद और यूनानी दवा बनाने वाली इस कंपनी को बंद करने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी चिंता कम से कम सरकार को तो होनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मोहान से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल से ISBT रोड पर सबसे ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसको सजाने संवारने में नगर निगम जुट गया है। इसके लिए वर्टिकल गार्डन के रूप में फूलों की वॉल बनाई जा रही है और निगम ने सड़कों के किनारे पर 10 जगहों का चयन किया है, जहां पर वर्टिकल गार्डन लगाए जाएंगे। जो शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है उससे सचेत हों और अपने लेवल पे भी इस तरीके से जहां जहां है उनकी सुरक्षा करना और इस चीज को प्रमोट करने की तरफ बढ़ सके। जो वर्टिकल गार्डन है वो चंद्रभागा पुल पर हमारा एक ही योजना स्वीकृत है, जबकि जो सड़कों के किनारे हैं वो लगभग 10 जगह जो है हम 10 योजनाएं हमारी हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जादोंग गांव को दोबारा बसाने के लिए पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 6 होम स्टे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शासन की ओर से करीब 3.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद GMVN की टीम ने वहां पर कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 17 होम स्टे का निर्माण किया जाना है। उसमें अभी GMVN के द्वारा 6 होम स्टे का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ है। अभी तो डिसमेंटलिंग का कार्य किया था। वो 6 होम स्टे मेरे ख्याल से अभी तो थोड़ा बाद में मौसम थोड़ा विकट टाइप का होगा, लेकिन फिर भी उनको 1 साल का टाइम दे रखा है। 1 साल के अंदर वो 6 होम स्टे बनके तैयार हो जाने। उसी बीच हम जो हमारे फेज 2 के होम स्टे हैं उनको प्रोसेस कराते हुए उनकी भी सेंशन लाने की कोशिश करेंगे। कॉर्बेट के आसपास वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद में जुटा हुआ है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग एक और पर्यटन जोन खोलने की तैयारी में जुटा है। यह जोन चांदनी पर्यटन जोन के नाम से जाना जाएगा। 30 किलोमीटर के इस ट्रैक में इन दिनों विभाग सर्वे में लगा हुआ है। इस बरसात के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श करके कुछ सेलेक्ट किए थे क्षेत्र, फिर उसमें से एक क्षेत्र फाइनल किया है जिसको हम लोग चांदनी इको टूरिज्म जोन कहेंगे। और उसमें आजकल काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है अभी तो केवल हम उसका रोड वगैरह कहाँ से ले जाएंगे, क्या रास्ता बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, अभी इस तरीके का चल रहा है। लगभग 1 महीने में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी
और उसके बाद हमारा प्रस्ताव बन करके तैयार है। उसको प्रस्ताव को हम शासन में अपने उच्चाधिकारियों को भेज रहे हैं। उससे जैसे ही अप्रूवल प्राप्त होता है तत्काल हम उसमें कार्रवाई शुरू कर देंगे। आसन वेटलैंड देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो कुछ ही दिनों में विदेशी पक्षियों से गुलजार होने लगेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर वन विभाग ने भी कमर कस ली है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व प्रबंध समिति इन दिनों विदेशी पक्षियों के आने से पहले तैयारियों में जुटा है। इसके साथ ही झील की सिल्ट को कम करना, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रदूषण को कम करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ये हमारी एक कमेटी है, तो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब को जाती है, उसके हिसाब से फिर हम काम करते हैं। वहाँ से अप्रूवल के लिए जो अप्रूवल मिल जाती है। अब जैसे बहुत सारे मुद्दे इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हैबिटेट मैनेजमेंट का। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में जल्द ही संस्कृत विद्यालय खुल सकता है, जिसके बाद बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए हरिद्वार या दूसरी जगहों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए शासन को पत्र लिखा है, जिससे जल्द ही संस्कृत विद्यालय खुलने की उम्मीद है। मंदिर समिति भी इस कदम में काफी खुश है। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए हरिद्वार, हल्द्वानी या अन्य शहरों में जाना पड़ रहा था। अब यहाँ पर संस्कृत विद्यालय खुलने से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे मंदिर में भी काफ़ी फायदा पहुँचेगा।